सो फ्रेंड्स, अगर आपने ये वीडियो ओपन कर ही लिया है तो मेरी पर्सनली रिक्वेस्ट है कि इस केस को आप पूरा जरूर सुनना। रोंगटे खड़े कर देने वाला केस है ये। लिटरली आप मानोगे नहीं, मैंने जब इस केस के बारे में स्टडी करना स्टार्ट किया था तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ कि इंडिया में ऐसा भी कभी हुआ था। तो फ्रेंड्स, बिना वक्त गवाए इस केस को स्टार्ट करते हैं। आप पूरा जरूर देखना इस केस को। ये पूछना है तुमसे सुमित्रा मैंने कि नहीं, सुमित्रा मत बोलो मुझसे। हाँ, अभी शिवा ही हो तुम। हाँ, क्यों? क्या होकर के इस दुनिया में जो पैदा हो जाता है हाँ। वो क्या बार बार बदल जाता है? यूपी के एक गांव में एक औरत कुएं से पानी भरकर अपने घर पर लौट रही थी कि अचानक उसके दोनों हाथ हवा में ऊपर की तरफ उठ जाते हैं। आंखें चारों तरफ घूमने लगती है और वो चीख कर गांव वालों से कहती है कि 3 दिन बाद मेरी मौत हो जाएगी और तुम में से कोई भी मुझे नहीं बचा पाएगा। इसके बाद वो बेहोश होकर नीचे धड़ाम से गिर जाती है। 3 दिन बीतते हैं और सच में उस लड़की की मौत हो जाती है। अब गांव के सभी लोग अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू करते हैं और क्योंकि ये कहानी काफी पुराने समय की है तो उस वक्त में अंतिम संस्कार से पहले उस औरत के शव का श्रृंगार किया जाना, मतलब उसे रेडी किया जाना, तैयार किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी था। गांव की औरतों ने उस लड़की का श्रृंगार करना शुरू किया था कि तभी उस लड़की का शव अचानक आंखें खोल देता है और दांतों को आपस में कटकटाने लगता है। पूरे कमरे में दांत कटकटाने की आवाज गूंजने लगती है और सारी औरतें चीखते हुए कमरे से बाहर की ओर भागती है कि सुमित्रा मरी नहीं है, वो तो जिंदा है। और ये सब कुछ सुनकर परिवार के सभी सदस्य दौड़कर कमरे में दाखिल होते हैं और सामने ही सुमित्रा उठकर बैठी होती है। सुमित्रा का पति खुश होकर रोते हुए उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी सुमित्रा उसे जोर से धक्का मार देती है और ये कहती है कि मैं सुमित्रा नहीं हूँ, मैं तो शिवा त्रिपाठी हूँ और मुझे संतोषी माँ ने वापस भेजा है। जो मर गई है वो सुमित्रा थी और जो जिंदा हुई वो शिवा त्रिपाठी। भारत के इतिहास में रीइंकार्नेशन का एक ऐसा केस जिसे वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने खुद इंडिया आकर फुल्ली इन्वेस्टिगेट किया था दोस्तों। और ये कहा था कि रीइंकार्नेशन का ये अकेला ऐसा केस है जो 100% फैक्चुअली करेक्ट है और बाकायदा इस केस को सर्टिफाइड भी किया गया है कि इस कहानी में कोई भी लूप होल नहीं था। तो कौन है ये सुमित्रा और इसके मृत शरीर में अचानक से शिवा त्रिपाठी कैसे आ गई? क्या ये कोई भूत प्रेत की कहानी है या फिर इस घटना के पीछे एक ऐसे जुर्म की सच्चाई छुपी थी जिसे दुनिया के सामने लाने के लिए शिवा त्रिपाठी को पुनर्जन्म लेना पड़ा? जानेंगे सब कुछ आज के एपिसोड में। माय नेम इज श्रेयांका एंड यू आर वाचिंग द रीइंकार्नेशन ऑफ शिवा त्रिपाठी। 19 जुलाई 1985 यूपी के गांव के शरीफपुर में एक गरीब ठाकुर परिवार रहता था। इस परिवार में कुल 3 लोग थे, पति, पत्नी और उनकी एक बेटी। और ये कहानी उन्हीं की बेटी सुमित्रा की है। सुमित्रा ने बचपन में ही अपनी माँ को खो दिया और उसके पिता उसे उसके ताऊजी के पास छोड़कर चले जाते हैं काम की तलाश में दिल्ली। इधर सुमित्रा ताऊजी के घर पर बिल्कुल अकेली पड़ गई थी और इसी अकेलेपन को देखते हुए उसके ताऊजी जगदीश सिंह नाम के एक शख्स से उसकी शादी करा देते हैं। हालांकि जगदीश सुमित्रा से बहुत प्यार करता था लेकिन काम में व्यस्त रहने के कारण वो उसे ज्यादा समय नहीं दे पाता था। नतीजा सुमित्रा का वो अकेलापन शादी के बाद भी वैसा ही बना रहा। लेकिन फिर साल 1985 में सुमित्रा की जिंदगी में खुशी की लहर आई। वो इस रूप में आई कि उसने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। बेटे की पैदाइश के बाद सुमित्रा बहुत खुश थी। दिन भर उसे सीने से लगाकर रखती और उसे खिलाते खिलाते दिन कब बीत जाता उसे पता तक नहीं चलता था।
देखते ही देखते 5 महीने बीत जाते हैं। एक रोज सुमित्रा अपने बेटे को लेकर गांव के बाहर बने हुए कुएं से पानी लेने जाती है। पानी लेने के बाद वो एक तरफ अपने बच्चे को पकड़ती है और दूसरी तरफ पानी का घड़ा लेकर वापस घर की तरफ चल देती है। उसी के साथ गांव की बाकी औरतें भी थी जो कि पानी लेकर गांव की तरफ ही लौट रही थी कि तभी अचानक से उन्हें किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। सबने जैसे ही पीछे पलटकर देखा तो पाया कि सुमित्रा एक जगह पर खड़ी हो गई थी। उसके हाथ में जो पानी का घड़ा था वो नीचे जमीन पर गिर जाता है। वो एक हाथ से अपने बच्चे को पकड़ती है और दूसरा हाथ ऊपर आसमान की तरफ उठा देती है। उसकी उंगलियां एक एक करके पीछे की तरफ मुड़ जाती है। दोनों आंखें चारों तरफ जोर जोर से घूम रही थी और सुमित्रा अपने दांतों को आपस में कटकटाते हुए तेज तेज सांसें ले रही थी। इस भयानक दृश्य को देखकर गांव के सभी औरतें डर जाती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद सुमित्रा के अंदर कोई आत्मा आ गई है। खैर ये सिलसिला 5 मिनट तक चलता है। गांव की औरतें सुमित्रा को आवाज देती रहती है लेकिन वो होश में नहीं आती। अच्छा, इसी बीच जिस हाथ से सुमित्रा ने अपने बच्चे को पकड़ा था उस हाथ को और ज्यादा मजबूती से पकड़ती है। सुमित्रा ने ऐसा किया तो उसका बच्चा जोर जोर से रोने लगा और उसके रोते ही अचानक सुमित्रा का हाथ नीचे आता है और वो होश में आ जाती है। होश में आते ही उसने देखा कि पानी का घड़ा जमीन पर गिरा हुआ है। उसका बच्चा रो रहा है और सभी औरतें डरते हुए उसे घूर रही है। सुमित्रा को कुछ समझ में नहीं आता है यहाँ पर, ना ही उसे कुछ याद था और ना ही गांव की औरतें इस हाल में थी कि उसे कुछ भी बता पाए। अब सुमित्रा अपने बच्चे को चुप कराती है और सीधे अपने घर चली जाती है। घर पहुंचने के बाद भी वो इस बात का जिक्र किसी से नहीं करती है। हालांकि उसके सास ससुर उससे पूछते हैं कि पानी का घड़ा कहाँ गया, तब भी वो कुछ बहाना बना लेती है और ये बात उनसे छुपा लेती है। उधर गांव में ये बात आग की तरफ फैल गई थी, लेकिन भूत प्रेत का चक्कर सोचकर कोई भी सुमित्रा या उसके परिवार वालों को कुछ भी नहीं कहता। 5 दिन बीत जाते हैं और इन बीते दिनों में सुमित्रा के साथ ऐसी कोई भी अजीब हरकत फिर से नहीं होती। अब क्योंकि सुमित्रा का पति जगदीश काम के सिलसिले से बाहर गया था तो घर पर सिर्फ सुमित्रा, उसका बेटा और सास ससुर थे। सुमित्रा किचन में खड़े होकर खाना बना रही थी तभी उसकी सास को कुछ कटकटाने की आवाज सुनाई देती है। वो किचन में झांक कर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। सुमित्रा ने फिर वही रूप धारण कर लिया था। इस बार उसके दोनों हाथ ऊपर थे, उंगलियां पीछे की तरफ मुड़ी हुई थी, आंखें चारों तरफ घूम रही थी और दांत किटकिटाते हुए वो कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी। उसका ऐसा रूप देखकर सास ससुर डर गए और तुरंत जगदीश को शहर से गांव वापस बुलाकर सारी बात बता दी। इधर पड़ोसियों ने भी उस दिन कुएं पर हुई घटना के बारे में सुमित्रा के सास ससुर को सब कुछ बता दिया। पूरी बात पता चलने के बाद पहले तो जगदीश ने उनकी बात नहीं मानी, लेकिन कुछ दिन बाद जब यही वाकया उसके सामने हुआ तब वो भी डर गया और फिर उसने फैसला किया कि अब से वो अपने घर में ही रहकर सुमित्रा और अपने बच्चे का ध्यान रखेगा। सुमित्रा ने जब सास ससुर के सामने वैसा रूप धारण किया था तब भी वो 5 मिनट बाद होश में आ गई थी, लेकिन इस बार भी उसे कुछ भी याद नहीं था। सुमित्रा के सास ससुर ने गांव के वैद्य और ओझा को भी बुलवाकर सुमित्रा को दिखवाया, लेकिन उनका भी कहना यह था कि वो बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है, बस उसे मिर्गी के दौरे आते हैं और ये कोई भी भूत प्रेत या आत्मा का चक्कर नहीं था। वैद्य की ये बात सुनकर सुमित्रा के घर वाले और गांव वालों का भी डर थोड़ा कम हो जाता है। बस अब से ये लोग यहाँ ध्यान रखते हैं कि जब भी सुमित्रा को दौरा पड़े तो वो अपने बच्चे से दूर हो। देखते ही देखते 3 महीने और बीत गए और सुमित्रा का यह दौरा पड़ने का सिलसिला यूं ही चलता रहा, लेकिन दौरा पड़ने के दौरान सुमित्रा ने कभी भी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तारीख आई 16 जुलाई 1985 की। शाम को सुमित्रा अपने बेटे को सुलाकर किचन की तरफ जा रही थी कि तभी उसे फिर से दौरा पड़ता है। उसे ऐसी हालत में देख जगदीश उसे तुरंत पकड़ लेता है और किचन की दहलीज से दूर ले जाता है।
लेकिन इस बार सुमित्रा के साथ एक अजीब चीज होती है। आंखों का चारों तरफ घूमना, उंगलियों का पीछे की तरफ मुड़ जाना और तेज तेज सांसें लेते हुए दांतों का किटकिटाना, ये सब तो पहले की ही तरह था। लेकिन इस बार सुमित्रा के मुंह से कुछ शब्द निकलते हैं और जिसने भी उन शब्दों को सुना वो हैरान रह गया। सुमित्रा कहती है कि आज से 3 दिन बाद मेरी मौत हो जाएगी और मुझे कोई भी बचा नहीं पाएगा। ये कहते ही सुमित्रा बेहोश हो गई। कुछ देर बेहोश रहने के बाद वो अपने नॉर्मल रूप में वापस आ गई। उसकी ये बात सुनकर घर वाले डर गए, क्योंकि ऐसा कुछ इतने दिनों में पहली बार हुआ था। डर के चलते जगदीश ने सुमित्रा को सारी बात बता दी और ये सुनकर इस बार सुमित्रा भी डर गई कि बदहवासी के चलते उसने ये क्या बोल दिया। अब तारीख आई 19 जुलाई की, यानी वो दिन जिस दिन सुमित्रा की मौत होने वाली थी। घर वालों ने और सुमित्रा ने डिसाइड किया कि आज वो ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे उसकी जान को खतरा हो, जैसे कि ज्यादा ऊंचाई पर जाना, कुएं से पानी भरकर लेकर आना, फिर घर पर किसी तेज धारदार चीज का इस्तेमाल करना। सुबह से ही सब लोग सुमित्रा पर नजर गड़ाए बैठे थे और आज तो उसे अपने बच्चे के पास भी नहीं जाने दिया गया था। सुबह से शाम हो जाती है, सुमित्रा बिल्कुल ठीक थी। ना ही उसे कोई दौरा पड़ा था और ना ही कोई जानलेवा चीज उसके साथ हुई थी। सब लोगों को लगा कि अब कुछ घंटे की बात है और जो कुछ भी उसने 16 जुलाई को बोला था वो अब गलत साबित होगा। शाम के 7 बज रहे थे। सुमित्रा अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर ढलते हुए सूरज को देख रही थी। इत्तेफाक से उसकी एक दोस्त वहीं से गुजर रही थी। सुमित्रा उसे आवाज देती है और पास बुलाकर उससे बातें करने लगती है। दोनों नॉर्मल बातचीत करते रहते हैं कि एकदम से सुमित्रा बोलते बोलते चुप हो गई। उसने दोनों हाथ हवा में ऊपर उठाए, लेकिन इस बार कुछ भी नहीं किया। वो बस एकदम भूत बनकर पत्थर की तरह वहीं पर खड़ी हो गई। ये देखकर उसकी दोस्त जोर जोर से चीखने लगी और शोर सुनकर सुमित्रा के घर वाले बाहर आ गए। जब उन्होंने सुमित्रा को उस हालत में देखा तो वो समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। तुरंत वैद्य को बुलाया गया और सुमित्रा को वहीं जमीन पर लिटाकर जब वैद्य ने उसके दिल की धड़कनें चेक की, तब उन्हें एहसास हुआ कि सुमित्रा की 3 दिन पहले की हुई भविष्यवाणी तो सच हो गई है। सुमित्रा मर चुकी थी। पूरे घर में मातम छा गया। घर के बाहर गांव वालों की भीड़ जमा हो गई और सुमित्रा की इस रहस्यमय तरीके से हुई मौत ने पूरे गांव में डर का माहौल बना दिया। लोगों ने अपने बच्चों को घरों से बाहर भेजना बंद कर दिया। सभी परिवार वालों ने मिलकर तय किया कि जल्दी से सुमित्रा का अंतिम संस्कार कर दिया जाए, ताकि कहीं किसी और के घर पर कोई आफत ना आ जाए। लकड़ियां इकट्ठी की गई, पंडित जी को बुलाया गया और गांव के पुराने रीति रिवाज के चलते सुमित्रा की बॉडी का गांव की औरतों ने श्रृंगार करना शुरू किया। सुमित्रा की बॉडी जमीन पर पड़ी हुई है। सारी औरतें उसका श्रृंगार कर रही है कि तभी उनमें से एक औरत चीखते हुए कमरे से बाहर निकलती है और बोली कि सुमित्रा ने आंखें खोल दी है और उसकी सांसें चल रही है। वो बस जमीन पर लेटकर अपने दांत किटकिटाए जा रही है। ये बात सुनते ही सारे घर वाले उस कमरे की तरफ दौड़े जहाँ सुमित्रा की बॉडी को रखा गया था। अंदर जाते ही उन्होंने देखा कि सुमित्रा उठकर बैठ गई है और अचंभे से सभी लोगों को घूरे जा रही है। उसे जिंदा देख सुमित्रा का पति जगदीश जोर जोर से रोने लगा और दौड़कर उसने सुमित्रा को गले लगा लिया। पूरे कमरे में खुशी की लहर दौड़ गई कि तभी सुमित्रा ने अपने पति को जोरदार धक्का दिया और बोली कि तुम कौन हो? तुम्हें शर्म नहीं आती एक पराई औरत को इस तरह छूते हुए? सुमित्रा का पति ये सुनते ही हैरान रह गया और उसने सुमित्रा से कहा कि मैं जगदीश हूँ, तुम्हारा पति। लेकिन सुमित्रा ने उसे पहचानने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद सुमित्रा के सास ससुर ने भी उसे बहुत याद दिलाने की कोशिश की कि वो उसके सास ससुर है, लेकिन उन्हें भी सुमित्रा ने नहीं पहचाना। पास ही में खड़ी सुमित्रा की दोस्त भी उससे कहती है कि अभी कुछ देर पहले ही तो वो उससे बात कर रही थी, लेकिन सुमित्रा ने इन सब को पहचानने से साफ इनकार कर दिया। यहाँ तक कि अपने बच्चे, जिसको वो हमेशा अपने सीने से लगा कर रखती थी, उसे भी सुमित्रा ने देखकर ये कह देती है कि ये मेरा बच्चा नहीं है।
मैं इसे भी नहीं जानती। जब गांव के वैद्य सुमित्रा को एक बार फिर से चेक करते हैं तो वो बताते हैं कि शायद शोक की वजह से सुमित्रा की याददाश्त चली गई है। अगर उसे कुछ समय घर के नॉर्मल माहौल में रहने दिया जाए तो उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी। 3 महीने बीत जाते हैं। इस पूरे समय में ना ही सुमित्रा ने किसी को पहचाना और ना ही किसी को अपने करीब आने दिया। बट इन 3 महीनों में सुमित्रा में बहुत सारे चेंजेस आ गए थे। वो अपनी साड़ी को मॉडर्न तरह से पहनने लग गई थी और अपना श्रृंगार भी वो एकदम नए तरीके से करती और हमेशा बैठकर एक लेटर लिखा करती। अब घर वाले ये सोचकर परेशान थे कि सुमित्रा ने तो कभी पढ़ाई की ही नहीं थी, तो फिर वो लेटर कैसे लिख रही थी। हालांकि सुमित्रा का पति जगदीश भी ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन जब उसने उस लेटर को देखा तो कुछ अक्षरों को देखकर वो समझ गया कि वो लेटर इंग्लिश में लिखा गया था। अब जिस औरत ने कभी पढ़ाई की ही नहीं है वो इंग्लिश में लेटर कैसे लिख रही थी। पूरे 3 महीने तक वो बार बार लेटर लिखती और अपने पति को कहकर उसे पोस्ट ऑफिस में पोस्ट करा देती। जगदीश भी उस लेटर को ये सोचकर पोस्ट कर देता कि शायद इस लेटर से ही सुमित्रा की इस हालत के पीछे का राज खुल जाए। 20 अक्टूबर 1985 की तारीख आई और अचानक एक शख्स सुमित्रा के घर की दहलीज पर खड़ा था। सुमित्रा के पति ने बाहर आकर उस शख्स से पूछा कि वो कौन है, तो उसने जवाब दिया कि मेरा नाम रामसिया त्रिपाठी है और मैं दिव्यापुर से आया हूँ, जो कि शरीफपुर से लगभग 80 किलोमीटर दूर है। मैं वही इंसान हूँ जिसे सुमित्रा 3 महीनों से लेटर लिख रही है और मैं सुमित्रा से मिलना चाहता हूँ। सुमित्रा का पति भी हैरान हो जाता है, ये कौन शख्स है जो अचानक से आकर सुमित्रा से मिलने के लिए कह रहा है। इधर इन दोनों की बातें हो ही रही थी कि अंदर से सुमित्रा के ससुर ने जगदीश को आवाज देकर पूछा कि कौन आया है, जिसके जवाब में जगदीश थोड़ी तेज आवाज में बोलता है कि कोई रामसिया त्रिपाठी आए हैं। जैसे ही ये नाम अंदर बैठी सुमित्रा के कानों में पड़ा, वो बदहवास दौड़ती हुई कमरे से बाहर आई और रामसिया त्रिपाठी को गले लगा लिया। कमरे में खड़े सभी लोग हैरान रह गए। रामसिया त्रिपाठी पीछे हटते हैं और खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुमित्रा जोर जोर से रोने लगती है और उन्हें बहुत जोर से पकड़ लेती हैं। किसी तरह रामसिया त्रिपाठी खुद को छुड़ाते हैं और सुमित्रा से पूछते हैं कि आप कौन हैं, मैं आपको नहीं जानता। तो अब पहली बार सुमित्रा उनसे कहती है कि मैं सुमित्रा नहीं, आपकी शिवा हूँ। शिवा रामसिया त्रिपाठी की बेटी का नाम था और ये नाम सुनते ही रामसिया त्रिपाठी वहीं बैठ जाते हैं और सुमित्रा को देखकर बोलते हैं कि अगर ये किसी तरह का मजाक है तो यहीं पर रोक दो, क्योंकि मेरी बेटी शिवा की मौत हो चुकी है। सुमित्रा उनसे कहती है कि पापा आप मेरी हैंडराइटिंग भी नहीं पहचान पाए। रामसिया त्रिपाठी तुरंत जेब में से वो सारे लेटर्स निकालते हैं और नोटिस करने पर वो देखते हैं कि वो हैंडराइटिंग हूबहू उनकी बेटी शिवा त्रिपाठी से मैच कर रही थी। अब उन्हें भी कुछ अजीब लग रहा था। वो अपने साथ एक ब्रीफकेस लेकर आए थे और उसमें कुछ एल्बम थे जिसमें कुल 15 तस्वीरें थी। वो सुमित्रा को अपने पास बैठाते हैं और कहते हैं कि अगर तुम मेरी शिवा हो तो इस एल्बम में जितने भी लोग हैं उनके नाम बताओ। वो एल्बम शिवा की शादी का एल्बम था, साथ ही कुछ और भी दूसरे फोटोज उसमें मौजूद थे और इन तस्वीरों में वो सारे लोग शिवा के घर के लोग थे। एक एक कर शिवा सभी के नाम बताना शुरू करती है। उस एल्बम में शिवा का पति छेदीलाल, उसके 2 बच्चे रिंकू और टिंकू और शिवा के सास ससुर भी थे। इसके अलावा शिवा उस एल्बम में अपनी माँ और भाई को भी सही सही पहचान जाती है, लेकिन एक शख्स की फोटो देखकर शिवा अचानक चुप हो गई। रामसिया त्रिपाठी ने उससे पूछा कि बताओ बेटा ये कौन है, तुमने अभी तक सबका नाम सही सही बताया है। बड़े ही डरे सहमे अंदाज में शिवा बोली कि ये औरत मेरी ननंद है और इसी ने 18 मई 1985 को मेरे सर पर पत्थर मारकर मेरा कत्ल किया था। जैसे ही शिवा ने ये बोला, रामसिया त्रिपाठी खड़े हुए और सुमित्रा यानी शिवा को गले लगाकर रोने लगे।
अच्छा, यहाँ ध्यान देने वाली बात ये थी कि शिवा त्रिपाठी का कत्ल हुआ था 18 मई 1985 को और ठीक 2 महीने बाद यानी 19 जुलाई 1985 को इधर सुमित्रा की मौत भी हो गई थी। जब 45 मिनट बाद सुमित्रा उठी तब वो शिवा त्रिपाठी बन चुकी थी। इसका मतलब था कि इधर शिवा त्रिपाठी का कत्ल हुआ, इधर सुमित्रा की आत्मा ने जैसे ही उसका शरीर छोड़ा तो शिवा की आत्मा सुमित्रा के मृत शरीर में प्रवेश कर गई। ये पूछना है तुमसे सुमित्रा मैंने कि नहीं, सुमित्रा मत बोलो मुझसे। हाँ, अभी शिवा ही हो तुम? हाँ, क्यों? क्या होकर के इस दुनिया में जो पैदा हो जाता है वो क्या बार बार बदल जाता है बहन जी? शिवा त्रिपाठी का कत्ल कैसे और क्यों हुआ था ये बताने से पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि हिंदू माइथोलॉजी में इस तरह की घटना के बारे में क्या कहा गया है। और वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने भी जब इंडिया आकर इस केस की तहकीकात करी तो उनका इस केस में क्या कहना था। दरअसल उन्हीं में से एक रिसर्चर आयन स्टीवनसन ने सुमित्रा का इंटरव्यू लिया, जिसमें सुमित्रा ने शिवा से रिलेटेड सारे फैक्ट्स एकदम सही बताए। यहाँ तक कि शिवा के बचपन का नाम और घर पर अलमारी के बगल में रखी हुई शिवा की फेवरेट पीली साड़ी के बारे में भी सुमित्रा ने बिल्कुल सही बताया। स्टीवनसन ने अपनी रिसर्च में ये भी पाया कि इससे पहले शिवा और सुमित्रा की फैमिली में कोई कनेक्शन नहीं था और सारे फैक्ट्स 100% करेक्ट होने की वजह से उन्होंने अपनी फाइनल रिपोर्ट में ये लिखा कि सुमित्रा ही शिवा का री-इनकार्नेशन है। लेकिन यहाँ एक बात अब भी अधूरी थी कि री-इनकार्नेशन में तो एक इंसान की आत्मा एक नवजात बच्चे के शरीर में फिर से पैदा होती है, बट इस केस में तो शिवा की आत्मा सुमित्रा के मृत शरीर में प्रवेश कर गई थी। तो फिर ये री-इनकार्नेशन या फिर पुनर्जन्म कैसे हुआ? तो इसका आंसर छुपा है हिंदू माइथोलॉजी के एक कॉन्सेप्ट पर काया प्रवेश में, या फिर कहे तो रिप्लेसमेंट री इनकारनेशन के कॉन्सेप्ट में, जिसमें एक आत्मा इंसान की मौत के बाद एक मृत शरीर में जाकर वापस जिंदा हो जाती है। और ऐसा ही कुछ हुआ था शिवा यानी सुमित्रा के केस में। अब आपको सुनाती हूँ कहानी का वो हिस्सा जिसमें राम सिया त्रिपाठी ने सुमित्रा के घर वालों को बताया कि शिवा के साथ असल में हुआ क्या था। दरअसल 24 अक्टूबर 1962 को शिवा का जन्म इटावा के एक गांव दिव्यापुर में हुआ था। क्योंकि राम सिया त्रिपाठी खुद एक लेक्चरर थे तो उन्होंने शिवा को भी अच्छी एजुकेशन दी थी। जब शिवा 18 साल की हुई तो उसकी शादी 1980 में छेदीलाल नाम के एक शख्स से करवा दी गई। कुछ साल बाद शिवा के 2 बेटे हुए, लेकिन बेटे होने के बावजूद उसकी शादीशुदा जिंदगी कामयाब नहीं थी, क्योंकि शिवा के ससुराल में उसकी ननद एंड इवन उसके सास ससुर भी शिवा के पढ़े लिखे होने से जलते थे। और क्योंकि उन्हें लगता था कि शिवा के पिता एक लेक्चरर हैं, तो पैसे की कमी शिवा के घर में नहीं रही होगी और इसीलिए दोनों बेटे पैदा होने के बाद शिवा को डाउरी के लिए परेशान किया जाने लगा। एक रोज अचानक 19 मई 1985 को शिवा के पिता को खबर मिलती है कि शिवा ने सुसाइड कर लिया है और उसकी बॉडी रेलवे ट्रैक पर मिली है। रामसिया त्रिपाठी जब बदहवास दौड़ते हुए उस रेलवे ट्रैक पर पहुंचे तो क्या देखते हैं कि शिवा की बॉडी रेलवे ट्रैक पर तो पड़ी है, लेकिन उसकी बॉडी का कोई भी पार्ट ट्रेन से नहीं कटा था, बस उसके सर के पीछे एक गहरा चोट का निशान था। इससे पहले कि रामसिया त्रिपाठी अपनी बेटी की मौत का सच जान पाते, उससे पहले ही शिवा के ससुराल वालों ने उन्हें बिना बताए शिवा का अंतिम संस्कार कर दिया। जब रामसिया त्रिपाठी के दबाव बनाने पर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो पता चला कि गांव के कुछ लोग ने शिवा के ससुराल वालों को 18 मई की रात यानी शिवा की बॉडी मिलने से एक रात पहले एक बड़ी सी बोरी को रेलवे ट्रैक की तरफ ले जाते हुए देखा था। इसी के बाद शिवा के ससुराल वालों के खिलाफ कंप्लेंट की गई। शिवा के ससुर और हस्बैंड को अरेस्ट भी किया गया, लेकिन सबूतों के अभाव में इन दोनों को रिहा कर दिया गया। शिवा की ननद और सास तो पहले ही फरार हो चुकी थी और क्योंकि शिवा का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया था तो ये पता करना इम्पॉसिबल था कि शिवा का कत्ल हुआ था या उसने खुदकुशी की थी। और कुछ समय बाद पुलिस ने भी इस केस को अनसॉल्व्ड कंडीशन में ही बंद कर दिया। अब ये पूरी कहानी चलने के बाद सभी की आंखों में आंसू थे और फिर शिवा ने ये फैसला किया कि वो सुमित्रा के पति के साथ ही अपनी बाकी जिंदगी बिताएगी और शिवा के जो 2 बच्चे थे और सुमित्रा का जो एक बेटा था, उन तीनों को लेकर शिवा सुमित्रा के ही परिवार के साथ रहने लगी।
पुलिस इन्वेस्टिगेशन रीओपन ना होने की वजह से सुमित्रा के बयान के बाद भी शिवा की ननद पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। साल 1998 में सुमित्रा या कहें कि शिवा की नेचुरल रीजंस के चलते मौत हो गई। गांव के लोगों का कहना था कि सुमित्रा जब शिवा बनकर लौटी तब उसने कहा था कि मां संतोषी ने उसे कुछ समय के लिए वापस भेजा है ताकि वो अपनी बची हुई जिंदगी जी सके जो उससे छीन ली गई थी। 1998 में शिवा उर्फ सुमित्रा की मौत के 1 साल बाद जगदीश सिंह यानी सुमित्रा के पति की भी मौत हो गई। बच्चे आज भी हैं, परिवार आज भी है और ये कहानी आज भी है। और ये वो कहानी है जिसके पुनर्जन्म की सच्चाई पर मोहर लगी है कि वो 100% फैक्चुअली करेक्ट है। अब दोस्तों, आप लोगों को इस केस के बारे में क्या लगता है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए केस के साथ। तब तक स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड गुड बाय।